बच्चों स्क्रीन आ गई मेरी? यस सर। चलो, इससे पहले हमने पढ़ा था जो था बाकी भी P6 के स्टूडेंट भी बेटा सुनते रहना, अभी जो फिलहाल मैं थोड़ी देर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने असाइन कर दिया है तुम्हें। तो अभी हमने बात करी थी माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की। हमने कहा था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में से है फिजिक्स में जो हुए हैं अभी तक। और उसका मेन क्या था बेटे, जो ऑब्जेक्टिव था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का, मैंने कहा था याद रखना है इसको। मोशन ऑफ अर्थ की वो निकालनी थी। टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ। क्या था? टू डिटेक्ट द द मोशन मोशन ऑफ अर्थ। ये नहीं लिखना है कि टू फाइंड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर की तो बात ही नहीं कर रही है, वो तो बाद में आया है जब कंक्लूजन्स निकले, जब रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो उसके बाद पता लगा कि ईथर नहीं है। तो एक्चुअल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था अर्थ के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू ईथर। ईथर क्या था? एक एब्सोल्यूट मीडियम। जो P6 स्टूडेंट है ध्यान देना बच्चों, ईथर यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम की बात कर रहा है, जो एक एज्यूम करा था साइंटिस्ट ने कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स में ईथर है, हर जगह ये प्रेजेंट है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस ईथर से होके मूव करते हैं। एंड दिस ईथर हैविंग ऑल द परफेक्ट प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी भाई, कौन बताएगा? हाँ ओमकार, ओमकार आ रही मेरी आवाज? हाँ जी सर। ईथर की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? कोई भी दो प्रॉपर्टी बता। लेक्चर में ध्यान था जब पढ़ाया था? सर पिछले लेक्चर में मैंने सर सही से वो नहीं कर देखा था सर, ध्यान दिया हाँ, नहीं। मैं तुझे जब भी पूछूं तेरा तब तभी सही नहीं होता, बाकी टाइम से सही रहता है। हाँ जी। सर ईथर होता है, एक तो रिजिड होता है, हाँ इनविजिबल होता है, मासलेस होता है। ठीक है, ईथर that having the very perfect properties, it was massless, rigid, है ना, all the perfect properties it have। तो उसके बाद क्या था, और इसके बाद भी ये हमें फील नहीं होता था और बिना डिस्टर्ब किए कोई भी ऑब्जेक्ट इस ईथर से जाते थे। तो ईथर अगर है तो उसके रिस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी की, ईथर को क्या मान लिया गया कि एब्सोल्यूट फ्रेम है, क्योंकि ये माना गया जो भी मोशन होंगे अगर हम ईथर के रिस्पेक्ट में हम उसको देखेंगे, ईथर जो हमारे पास है, तो ईथर के रिस्पेक्ट में जो भी मोशंस होंगे, जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स होंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। ठीक है, रेस्ट फ्रेम भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही, वो हमेशा रेस्ट में है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे वो क्या होंगे? एब्सोल्यूट। तो माइकलसन मोर्ले ने भी यही ट्राई करा, उन्होंने अर्थ का वेलोसिटी निकालनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईथर। इसके लिए उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद उन्हें क्या मिली, जो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर हो रही है। ठीक है। यस सर। इसके बाद जो उन्होंने रिजल्ट किया, जो भी हमने भी एपरेटस देखा था, कितनी फ्रेंच शिफ्ट आनी चाहिए थी? इट शुड बी 0.4, लेकिन 0.4 की फ्रेंच शिफ्ट नहीं आई। कितनी आई? एक्चुअल में कोई फ्रेंच शिफ्ट थी ही नहीं जब रियल एक्सपेरिमेंट हुआ। ये तो मैथमेटिकली था कि 0.4 हमारे पास आनी चाहिए थी, बट व्हेन द प्रैक्टिकल वाज डन देयर वाज नो फ्रेंच शिफ्ट। देन दिस experiment was repeated so many times in each in many conditions, whether it is a weather or we say different altitude, different times, हर जगह ये एक्सपेरिमेंट किया गया, बट कभी भी ये 0.4 की फ्रेंच शिफ्ट हमें नहीं मिली। तो यहाँ से मैंने कहा था तीन कंक्लूजन्स निकले। क्या कंक्लूजन निकला? पहला, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? ये हमें याद रखना है, 3 पॉइंट तुम लोगों ने अपने दिमाग में रखना है या ऐसे लिख लो, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा क्या आया था? जो स्पीड ऑफ लाइट है ये क्या? कांस्टेंट, इट इज नॉट रिलेटिव। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है, ये रिलेटिव नहीं होती, भले ही ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, फ्रेम मूव कर रहा हो या दोनों एक साथ मूव कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? यस तीसरी कंडीशन यानी लाइट की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। तीसरी कंडीशन ये थी जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज की थी। ठीक है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया था ये वैलिड नहीं है। कब? जब स्पीड्स बहुत हाई हैं। कौन सी स्पीड हाई? कितनी स्पीड कितनी हाई होनी चाहिए? इट्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तीन कंक्लूजन्स यहाँ से निकले। अब माइकलसन मोर्ले ने तो अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और बहुत
कंफर्म होने के बाद, बहुत रिपीट होने के बाद एक्सपेरिमेंट, उन्होंने फाइनली बोला कि ईथर नहीं है। अब लेकिन कुछ ट्रेडिशनल जो आपके जो साइंटिस्ट थे या कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को नहीं माना, उन्होंने क्या बोला कि आपके इस एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव रिजल्ट इसलिए आए। पहला लॉजिक क्या दिया कि ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, कि ईथर जो है वो अर्थ के साथ ही ड्रैग करता है। अगर ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ईथर भी अर्थ के साथ मूव कर रहा है। ये जो पूरा मीडियम इसके चारों तरफ है, ये भी अर्थ के साथ मूव कर रहा है। जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आती है? हाँ बच्चा, सर उनका डिफरेंस आता है। नेगेटिव जब एक होती है। साथ जाएंगे तो क्या जीरो हो जाएगी ना। भाई एक बस के अंदर तुम बैठे हो, एक दोनों दो सीट फ्रेंड, दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जीरो हो जाएगी। Zero. इसने क्या, तो जो ईथर अर्थ मूव कर रही है, उसने कहा अर्थ के साथ ईथर भी उसी के साथ मूव कर रहा है, जैसे अर्थ में मूव कर रही है वैसे ईथर भी। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, तो कोई फ्रेंडशिप हमें मिलेगी ही नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या ईथर मूव कर सकता था? नहीं सर। क्योंकि ईथर को हम ऑलरेडी रिजिड मान चुके थे, यही तो माना था ना हमने। ईथर क्या था? रिजिड मीडियम है, तो ईथर तो मूव कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो पहला एक्सप्लेनेशन दिया वो गलत हो गया। यानी इनके ऊपर जो था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, वो यहाँ पर ट्रू था, और ये ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस जो अदर साइंटिस्ट बात कर रहे थे वो क्या वैलिड नहीं था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया, अभी आगे आने वाला है मैथमेटिकली, Fitzgerald and Lorentz gives the hypothesis that all material bodies moving through ether contracted in the direction of motion by a factor this much। ठीक है, ये जो आपकी कोई भी बॉडी मूव कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो जो भी बॉडीज होती हैं उनकी हमेशा क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होना, कम हो जाए। सपोज ये एल नॉट थी, तो जब ये मूव कर रही है तो कितनी हो जाएगी, ये एल हो जाएगी, यानी डिक्रीज होगी। तो जब ये डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्ट डिफरेंस हम बता रहे थे वो पार्ट डिफरेंस हमें नहीं मिलता। यानी अगर हमें पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा तो कोई भी फ्रेंडशिप हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने कहा कि जब पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो टाइम भी हमारे क्या आएंगे, इक्वल T1 और T2, इसलिए कोई भी फ्रेंडशिप हमें नहीं मिलेगी। जबकि ऐसा नहीं इसलिए हो पाया पॉसिबल क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था भाई। ये जो इन्होंने बोला है ना कि जो भी मेजरमेंट हम करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस फैक्टर से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। इसका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं था, कोई भी प्रैक्टिकल वैलिडेशन नहीं थी। तो इसको तो ऐसे ही हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड हो गया है। ये दूसरा भी जो हमारे पास था ये भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। क्योंकि फिजिक्स में कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट थ्योरी है तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। तीसरी अब जो आई हमारे पास, जो इन्होंने हाइपोथेसिस दी, मतलब जो तीसरा इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, इसे लिख लेना अपनी तरफ कि आएगा व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। तीसरा आया लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस, कांस्टेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन अदर वर्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस। अब कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला यहाँ पर कि जो ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो आपका क्या है, वेरिएबल, लेकिन सोर्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि एक के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, दूसरे के रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल होती है। तो उन्होंने इस तरीके से भी जो कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है उसको चैलेंज करने की कोशिश करी, लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए सब में क्या आया, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। वो डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है या आपका फ्रेम मूव कर रहा है, कोई भी मूव कर रहा हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जो जो हमारे पास तीसरी हाइपोथेसिस जो इन्होंने कहा कि लाइट की वेलोसिटी, ये कुछ के केस में तो ये कांस्टेंट होती है, कहीं पर ये रिलेटिव होती है, ऐसा नहीं था। तो ये तीसरी जो एक्सप्लेनेशन था कि नेगेटिव रिजल्ट क्यों आए, ये भी क्या हो गया, फेल। तो ओवरऑल जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था
ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फाइनली ट्रू हुआ। एक्चुअल में इसे देखो, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव रिजल्ट, जिनको जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन जो उनके निगेटिव रिजल्ट आता है पूरा का पूरा वो जनरेशन चेंज कर देता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और फिजिक्स। यहाँ जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअल में ये जो चीज करना चाहते थे वो हो ही नहीं पाई, वो अर्थ की वेलोसिटी नहीं कर पाए डिटेक्ट। लेकिन यहाँ से जो ना निगेटिव जो उनका रिजल्ट था, एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ठीक है, तो वो क्या था, ब्रेक थ्रू जो उन्हें मिला, ये ब्रेक थ्रू था कि जो ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लो वेलोसिटीज या क्लासिकल फिजिक्स में यूज करते हैं, वो आपका हाई वेलोसिटीज में यूज नहीं होती। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, अभी मैं एक बार रुको इसे एंड कर रहा हूँ स्लाइड शो को। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर लेक्चर 3। तो जो P6 के स्टूडेंट है, ध्यान से देखना है इसको। जो पीछे हमारा लेक्चर गया, कुछ उसके पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस होंगे, वो तुम्हें एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। चलो ठीक है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है पीपीटी। एक मिनट। ओके, तो अभी हमने देखा यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक, और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने स्पेशली पढ़नी है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखो 1905 का जो ईयर था, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है फिजिक्स में। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1905 में आइंस्टाइन ने अपने 3 पेपर पब्लिश करे थे बच्चों। वो जो 3 पेपर थे, उनमें से एक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए आइंस्टाइन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। वो था क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, प्लैंक थ्योरी को वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता था। दूसरा जो पेपर पब्लिश हुआ था, वो हुआ था आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। तो आइंस्टाइन ने अपनी तरफ से 2 पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, आइंस्टाइन ने अपनी तरफ से 2 पोस्टुलेट्स दिए थे। उनमें से जो पहला पोस्टुलेट था, उसने क्या बोला आइंस्टाइन ने कि द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। सिंपल स्टेटमेंट है, याद रहेंगे हर किसी को। पहला प्रिंसिपल जो है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो सभी फ्रेम्स में क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो कभी भी आपका इनर्शियल फ्रेम में वेरी नहीं करते, यानी जिस फॉर्म में वो एक फ्रेम में फॉलो होंगे, उसी फॉर्म में वो दूसरे फ्रेम में भी फॉलो होंगे। सपोज मेरे पास F इक्वल्स टू एम है, मैं फ्रेम S में उसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी F इक्वल्स टू एम ही हम उसको अप्लाई करेंगे। यानी जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, वो दोनों हमेशा इनर्शियल। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली याद रखना, इनर्शियल फ्रेम। कुछ बच्चे इनर्शियल वर्ड ही नहीं यूज नहीं करते, सीधे लिख देते हैं इन ऑल फ्रेम्स। ऑल फ्रेम्स में तो नॉन इनर्शियल भी आ गए, और नॉन इनर्शियल कहते ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस अब तुम्हारा बेकार हो गया। तो प्रिंसिपल इक्विवेलेंस किसके लिए दिया था आइंस्टाइन ने? इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट जो दिया था, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया आइंस्टाइन ने, बोला कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो हर जगह आपकी क्या है? सेम है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम फ्री स्पेस में कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो, किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइट की स्पीड हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो तुम्हें दोनों पोस्टुलेट्स याद रहेंगे बच्चों? यस सर। यस सर। पहला कि लॉ ऑफ फिजिक्स सेम होता है हर इनर्शियल फ्रेम में, दे विल फॉलो द सेम फॉर्म। एंड द सेकंड वन इज द speed of light remains constant in all inertial frame of reference. It doesn't matter whether the frame is moving or the observer is moving or both are moving. ये तीनों इन किसी भी कंडीशन से इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद आई तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैंने तुम्हें बताया था द इक्वेशन रिलेटिंग द टू ऑब्जर्वेशंस और इन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमने आपका चैप्टर 1 में से पढ़ा था। अब आ रहा है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब तुम यहां से देखोगे कि किस तरीके से
थ्योरी से आपकी कोई इक्वेशन क्रिएट की जाती है। देखना कितनी इंटेलिजेंट आपका जो लॉरेंज है, लॉरेंस साइंटिस्ट, हाउ ही जस्ट क्रिएटेड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट से किस तरीके से इन्होंने ये जनरेट करी, इसको देखेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस यूनिट में जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये मान के चलो कि बहुत चांस है ये आता ही आता है। ठीक है, और ये लॉन्ग आंसर में आएगा हमेशा, तो इसके एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से तुम लोग देखोगे। अब देखो इसमें कंसीडर, अब इसमें अगेन वही थ्योरी में इसने लिखा हुआ है, दो फ्रेम्स हमारे पास एस और एच डैश। स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम एक ही पॉइंट पे थे जब टाइम 0 था, यानी दोनों रेस्ट में थे, यानी दो फ्रेंड्स थे, वो कहाँ पर थे, आपके स्टेशन में बैठे हुए थे। ठीक, 1 और 2। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से एक ट्रेन आई, तो जो सेकंड नंबर का फ्रेंड है वो ट्रेन 2 में बैठा और वो आगे चल दिया। तो यानी अब फ्रेंड 1 किसकी तरह है, स्टेशनरी फ्रेम, और फ्रेंड 2 क्या है, मूविंग फ्रेम। जब टाइम 0 था, यानी जब हमने स्टार्ट नहीं किया था, देन दे बोथ आर एट द सेम पोजीशन, और जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, ये फ्रेंड आपका ट्रेन में बैठा और कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रेवल करना शुरू करा। ये कौन से फ्रेम हम ले रहे होंगे यहाँ पर, इनर्शियल होंगे, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम्स होंगे। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक हो गया। अभी इनर्शियल फ्रेम्स में आपका जो ये एच एस फ्रेम है ये मूव करने लगा। अब इन दोनों ने क्या देखा, एक इवेंट, यानी एक पॉइंट पी। स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड टी, और मूविंग के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ये तो हम सुबह भी पढ़ चुके थे, समझ में सबके आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नई बात क्या थी, अब लॉरेंस ने क्या बोला, सुबह वाले केस में टी इक्वल्स टू क्या था, टी डैश। अब आपका लॉरेंस ने क्या बोला, टी डज नॉट इक्वल्स टू टी डैश, यानी ये जो टाइम है टी और टी डैश दो फ्रेम्स में अब ये इक्वल नहीं है। उसने कहा ये जो टाइम मेजर करता है ओ डैश उस टाइम को मेजर नहीं करता, उसे वो टाइम क्या दिखाई देता है, टाइम इंटरवल टी डैश। इसको वो टाइम इंटरवल कितना दिखाई दे रहा है, टी। ठीक है, ये टी इसको मेजर करता है, जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसे क्या कर रहा है, टी डैश। और उसने कहा कि टी टी डैश के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर एक और कंडीशन हम लिख सकते हैं, टी डज नॉट इक्वल्स टू टी डैश। समझ में आई बच्चों। यस सर। जबकि गैलीलियन में टी इक्वल्स टू टी डैश लिया था उसने, यहाँ पर टी डज नॉट इक्वल्स टू टी डैश। दूसरी चीज अब क्या था, गैलीलियन में क्या बोला था उसने कि एक फ्रेम में जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक्स डैश इक्वल्स टू क्या था, एक्स माइनस वी टी आया था। यस सर। यहाँ पर जो लॉरेंज है, लॉरेंज ने नई बात कही। लॉरेंज ने बोला कि एक फ्रेम में जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो दूसरे फ्रेम के ऑब्जर्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लीनियरली प्रोपोर्शनल। क्या बोला उसने, लीनियरली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यानी जो एक्स डैश है अब इक्वल ना होके क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। ये चीज ध्यान देना, एक्स डैश इक्वल्स टू बोला था किसने, डायरेक्टली इक्वल होता है, ये बोला था गैलीलियन ने। लेकिन लॉरेंज ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं होता। जो एक्स डैश है, यानी जो हम एक आपका ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं एक फ्रेम में, जो मेजरमेंट्स हैं वो दूसरे फ्रेम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या था, इट्स गामा। तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास, एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, यानी गैलीलियन से क्या चेंज आया, यहाँ पर नया कांस्टेंट आ गया गामा। समझ आया। यस सर। यस सर। अब इसके बाद आइंस्टाइन ने क्या करा, इस पोस्टुलेट को क्या करा, यूज किया। ठीक है, ये चीज नहीं है P6 वालों के लिए भी, तो वो एकदम ध्यान से देखेंगे। इसमें भी फिलहाल पुराने टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कहाँ से शुरू करा, आइंस्टाइन पोस्टुलेट से, और हम जा रहे हैं आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में। तो लॉरेंस ने एक बिल्कुल नया स्टेटमेंट दिया कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और नया कांस्टेंट लाया गामा। अब यहाँ उसने बहुत इंटेलिजेंटली यूज करा किसे, आइंस्टाइन्स फर्स्ट पोस्टुलेट को। उसने कहा अगर ये एक्स डैश ऑब्जर्वेशन को हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो हमें मिल रहा है एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, यानी एक्स डैश किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स माइनस वी टी। उसने बोला सेम कंडीशन होगी अगर मैं एक्स को किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूँ, X एक्स dash. डैश के। यानी अब इसने कहा जो x है किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्स डैश प्लस वी टी डैश। अगर ये क्या होता गैलीलियन तो हम लिख देते सीधे x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। लेकिन अब इसने कहा क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी वाली जो लीनियरली प्रोपोर्शनल वाली फॉर्म यूज हो रही है, यानी लॉ यहाँ पर फिजिक्स का ये कह रहा है, तो यही लॉ आपका दूसरे फ्रेम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, क्योंकि इन दो इक्वेशंस को समझना बहुत जरूरी है। सर हाँ सर उसने तो सीधा सर डायग्राम से ही तो सर पता चल रहा था एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, तो सर ये कांस्टेंट डायग्राम में कहाँ से आ जाएगा अगर डायग्राम से देखे तो। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में तो सीधी सी बात थी, ये वी टी है, ठीक है। अब लॉरेंज बात कर रहा है हायर वेलोसिटीज की, जहाँ वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में है, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने कहा जब हाई वेलोसिटी में है तो उसने कहा जो मेजरमेंट हमें दिखाई दे रहा है कि जो डायरेक्टली इक्वल है ना, जो वीटी हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में डायरेक्टली इक्वल नहीं होता, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। उसने कहा जब हम हाई स्पीड में बात करते हैं तो उसने कहा ये ऑब्जर्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट के कम हम नजदीक पहुंचते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका चेंज होता चला जाता है। वो डिपेंड करता है एक्स माइनस वी टी के, प्रोपोर्शनल होता है एक्स डैश। यानी एक्स डैश अब आपका केवल हम ये कह दें कि वो कांस्टेंट है एक्स माइनस वी टी, ऐसा नहीं होता। ये एक्स डैश जो ऑब्जर्वेशन है ये चेंज होता है किसके साथ, एक्स माइनस वी टी के साथ, ठीक है। अब उसने ये चीज यस कही सर। अभी, है ना, उसने नया अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट लेकर आया, समझ रहे हो। उसने अपनी तरफ से नई चीज क्या करी, प्रपोज करी। अब आगे तो हम देखेंगे ना कि ये सही है या नहीं है। उसने कहा कि इसलिए गड़बड़ हो रही थी क्योंकि हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे डायरेक्टली इक्वल ले रहे थे और स्पीड यूज कर ले रहे थे लाइट की। कह रहे जब लाइट की स्पीड की बात करते हैं तभी ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली इक्वल ना होके क्या होने चाहिए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और उसने कहा कि जब हम एक्स फ्रेम से मेजरमेंट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने ये फॉर्म यूज करी। तो यही फिजिक्स लॉ की फॉर्म हम कहाँ यूज करेंगे, दूसरे में भी, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, सेकंड आपका आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट, जो कहता था कि सारे जो फिजिक्स के लॉ हैं वो एक ही फॉर्म में होंगे। अगर यहाँ पर ये फॉर्म है तो इसमें भी यही फॉर्म होगी। तो x इक्वल्स टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये लॉरेंस ने ये इक्वेशन लेकर आया, यानी इक्वेशन 1 और 2 हमें मिली है, ठीक है। लॉरेंस ने ये तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्लासिकली तो वो क्या है, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी है। लेकिन क्या हायर में भी ऐसे ही होगा? अगर ऐसा होगा तो गामा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। हाँ बच्चों, यस अगर सर। ये वैलिड है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका हाई स्पीड में भी जो ये अकॉर्डिंग टू जो आपका जो मेजरमेंट कर रहा है कौन, लॉरेंज, तो ये गामा 1 आ जाएगा फाइनली। तो हम उसी फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अरे गामा नहीं 1 आया तो इसका मतलब जो ये ऑब्जर्वेशन जो इसने अपनी तरफ से लिया था, जो इसने जो भी अपने एजम्पशंस लिए, इसका मतलब वो सही होंगे। कुछ ना कुछ तो चेंज आने वाला है लाइट की वेलोसिटी के साथ। अगर गामा 1 आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो गैलीलियन इसका मतलब यूनिवर्सल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर गामा कुछ वैल्यू आ जाती है तब इसका मतलब हायर वेलोसिटी में मेजरमेंट्स चेंज होंगे। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 और 2 समझ आ गई। यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करा इसने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। एक्स डैश की वैल्यू कहाँ रखी देखो, एक मिनट, इक्वेशन 1 से कहाँ रखी हमने, इक्वेशन 2 में। एक्स डैश कितना था, गामा एक्स माइनस वी टी, यहां रख दी, ठीक है। कहां से रखी है वैल्यू हमने, इस इक्वेशन से ले आए। तो अभी क्या बन गई होगी, एक्स इक्वल्स टू गामा, ब्रैकेट के अंदर एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, गामा एक्स माइनस वी टी माइनस वी टी डैश। यही हुआ होगा बच्चों।
यस सर। प्लस 1 वी से एक्स डैश की वैल्यू कहाँ रख दी 2 में। सर सिंपल प्लस वी मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर था कॉन्सेप्ट इन इक्वेशन को बनाने के पीछे। अब जो ये इक्वेशन में वैल्यूज रख रहा है, अब ये मैथमेटिक्स यूज हो रही है यहाँ पर। तो देखो क्या करा इसने, एक्स डैश इक्वल्स टू क्या रख दिया, ये एक्चुअल में क्या था, एक्स प्लस वी टी डैश था, एक्स की जगह क्या रख दिया इसने, गामा एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। अब हमारा एम क्या है पहले ही बता दो, हमारा एम है टी डैश को निकालना, टी डैश फाइंड आउट करना है। इसका मतलब मुझे टी डैश वाली टर्म एक तरफ ले जाके केवल टी डैश को रखना है, बाकी दूसरी तरफ, जैसा हमने आइंस्टाइन ए बी कोफिशिएंट में किया था। अब यहाँ से जब हम हटाएंगे, देखो इस गामा को कहाँ लेके चले गए, एक्स के नीचे, तो क्या बन गया एक्स अपॉन गामा, ये गामा एक्स माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश। मुझे वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है, टी डैश की है ना। यस सर। तो यस सर बाकी इन दोनों टर्म्स को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा, ठीक है, ये भी इधर पहुंच जाएगी, ये भी इधर पहुंच जाएगी। तो एक्स अपॉन वी माइनस गामा एक्स, अब क्या हो जाएगा ये, माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी टी। समझ में आया, वी जी टी सर डैश तो इधर ही था, बाकी दो टर्म को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, यानी एक्स अपॉन गामा माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी टी। अब मैंने कहा था मुझे टी डैश की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैंने टी डैश को अकेला रखा और v को दूसरी तरफ लेके चला गया, एक्स अपॉन गामा वी माइनस गामा एक्स ओवर वी प्लस गामा टी। यहाँ तक का काम हर स्टूडेंट कर लेता है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ होती है उसे अब ये समझ में नहीं आता कॉमन क्या लेना है, वो तभी कर पाएगा जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो तुम्हें याद रखना है हमने क्या कॉमन लिया, इसमें गामा टी एज इट इज छोड़ दिया, हमने लिया गामा एक्स ओवर वी को कॉमन। वही जब गामा एक्स ओवर वी माइनस के साथ मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा होगा, ये बचा होगा 1। 1 अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या यहाँ पर गामा एक्स ओवर वी बनेगा हमारा, भाई एक्स ओवर वी तो है ना, लेकिन गामा तो नहीं है, तो इसका मतलब गामा से यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी गामा करूंगा से मल्टीप्लाई डिवाइड और करो। डिवाइड भी करूंगा, यही तो होगा। यस सर। अब गामा एक्स ओवर वी मैं यहाँ से कॉमन ला सकता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, 1 1 अपॉन बाय गामा गामा स्क्वायर। स्क्वायर। तो जब मैंने यहाँ से माइनस गामा एक्स ओवर वी कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर हमारे पास रहा। इस इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है, क्योंकि यहाँ तक बच्चा पहुंचता है मुझे पता है, क्योंकि हम हर साल ये चीजें देखते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो कंफ्यूज होता है कि अब मुझे कॉमन क्या लेना है, और इसके बाद सारे कैलकुलेशन कर देता है गड़बड़, क्योंकि एक भी चीज तुमने कॉमन गलत ली या तुमने इसी डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दोनों ही केस में कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा और फाइनल आंसर तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो तुम्हें याद रखना है इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें गामा टी माइनस गामा एक्स ओवर वी को कॉमन लेना है, क्योंकि हमेशा याद रखना ब्रैकेट में हमें क्या बनाना है, 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सभी को, यस सर ठीक है। देखो जब भी ये डेरिवेशन होंगे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, आज के डेरिवेशन की प्रैक्टिस आज ही करना। मैं तुम्हें भेज दूंगा इनकी जो यस पीडीएफ्स हैं सर ना, आज भेज दो। आज भेज दूंगा तो उसे तुम लोग करोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ये बताओ। अभी इक्वेशन 3 को हम रख लेते हैं भाई सजा के, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। अब हम आए दूसरे पोस्टुलेट में। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, याद है अभी आइंस्टाइन का जो हमने कहा था कही थी बात, बताओ बच्चों, कोई बताओ मुझे सेकंड पोस्टुलेट क्या था। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रेट ऑफ होती है। लाइट सेम हो गई। लाइट की हाँ, स्पीड सेम रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, ठीक है। कुछ देखो तुम में से गजनी मूवी देखी तुम लोगों ने, यस सर देखिए। यस सर। 15 मिनट में भूल जाता था ना वो। यस सर। हाँ, तुम में से कुछ गजनी का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, कुछ तो अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, तो 5 मिनट भी नहीं हुए, वो 5 मिनट में ही भूल जाता है, कुछ तो 1 मिनट के बाद ही भूल जाता है क्या पढ़ाया था। तो गजनी नहीं बनना है, ठीक है। दिमाग में रखो चीजों को, यस और सर स्पेशली बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स तो ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें बार बार उसे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार पढ़ के दिमाग में हो जाए। और जब हम इतनी बार किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी को यूज करते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है। तो यहाँ पर हमने अब सेकंड पोस्टुलेट यूज किया, जो क्या था आपका कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होती है कोई भी फ्रेम हो। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो फ्रेम थे, एक था
ओ डैश यानी एच डैश फ्रेम और दूसरा क्या था एच डैश फ्रेम। अच्छा ये एस था, ठीक है, स्टेशनरी फ्रेम और दूसरा क्या था एच डैश। ये ओ है और ये क्या ओ डैश। अब इसमें लाइट अगर ट्रेवल कर रही है, यहां से इसने ट्रेवल करा या हम यहाँ लाइट किस देख रहे हैं, ये लाइट बीम्स आपकी ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये ओ डैश इसकी वेलोसिटी सी देख रहा है तो ओ इसकी वेलोसिटी क्या देखेगा, उसको भी सी दिखाई देगी। सी देखेगी सर वो तो। कोई भी ऑब्जर्वर हो, भले ही ओ हो या ओ डैश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट बीम एक्स एच डैश फ्रेम में है या वाई एस फ्रेम में मूव कर रही है, कहीं से भी इसे देखेंगे लाइट को, इसकी वेलोसिटी हमें से क्या दिखाई देगी सी। तो हमने भी यही चीज कही कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करा, इस तरीके से बहुत ध्यान से देखना जो चीज मैं कहने वाला हूं यहाँ पर, एस एंड एच डैश। अब क्या करा, हमने इस लाइट बीम को स्पेस में भेजना शुरू करा, ठीक है, स्पेस में भेजा हमने। अब हमने कहा कि कुछ बीम्स इस तरीके से कई, कुछ हमने कहा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करके। अब जो स्टेशनरी फ्रेम है उसमें एक्स एक्सिस में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, भाई एक्स एक्सिस चेंज हो रही है। तो मैंने कहा जब एक्स एक्स हम स्टेशनरी फ्रेम ओ देख रहा था तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को कितना मेजर कर रहा था एक्स, कितना मेजर कर रहा था एक्स, X इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है सी, C और टाइम कितना है फ्रेम स्टेशनरी फ्रेम के लिए टी। अभी हमने कहा था ना स्टेशनरी फ्रेम का टाइम कितना है टी। तो जो स्टेशनरी फ्रेम वाले ऑब्जर्वर ने टी टाइम में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अलोंग एक्स एक्सिस, उसने मेजर करी एक्स इक्वल्स टू सी टी। अब इसी लाइट बीम को ये भी देख रहा था ऑब्जर्वर ओ डैश, इसने भी मेजर करी। अब ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसने कहा कि ये एक्स डैश है, और उसने कहा उसे अपने फ्रेम में टाइम जो टी था दिख, जो ऑब्जर्व कर रहा था, मेजर कर रहा था ओ, इसने मेजर करा उसी टाइम को कितना टी डैश, और लाइट कितनी थी कि स्पीड कितनी थी सी। तो यानी जो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ डैश, उसके अकॉर्डिंग कितनी ट्रेवल करी लाइट ने टी डैश टाइम में, एक्स डैश इक्वल्स टू सी टी, और स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में वो कितनी थी एक्स इक्वल्स टू सी टी। ये समझ में आया तुम्हें, yes ये sir चीज समझना। एक कोई भी आपका सोर्स था, उस सोर्स से हमने क्या करा, लाइट बीम एमिट करी स्पेस में, और हमने कहा कि लाइट बीम अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है। तो पहले ऑब्जर्वर ने कहा भैया मेरे फ्रेम में तो मैं इसकी डिस्टेंस जो मुझे टी टाइम में दिखाई दे रही है वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, टी टाइम है तो वेलोसिटी सी है, तो डिस्टेंस एक्स कितनी आई सी टी। अब जो मूविंग ऑब्जर्वर था कह रहा नहीं मैं भाई मेरे को तो ये कितना दिखाई दे रहा है जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो एक्स डैश डिस्टेंस है, और क्योंकि वो टाइम मेजर कर रहा था क्या टी डैश, तो उसने कहा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है सी टी डैश, और इसे हमने क्या बोला एक्स डैश, क्योंकि इस बार टी और टी डैश इक्वल नहीं है। तो यहां से अब इसका मतलब दोनों में कुछ अब गड़बड़ होगी, और किस तरीके से अब हमारे आगे इक्वेशंस बनती हैं ये हम देखेंगे। पहले ये समझ में आया लाइट एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही यस है, सर। ठीक, yes ये sir दूसरा की पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अब क्या करा इसके बाद, इन वैल्यूज को x इक्वल्स टू सी टी एंड एक्स डैश इक्वल्स टू सी टी डैश को हमने क्या रखा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, यही थी ना। yes sir और दूसरी इक्वेशन थी एक्स इक्वल्स टू gamma गामा इक्वल टू x गामा dash plus एक्स डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश। वीटी डैश। बस हो गया काम। हमने इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यूज रखी। इक्वेशन 1 में जब रखी x की वैल्यू रखी और एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो गई सी टी डैश, और x की वैल्यू कितनी हो गई सी टी, यस सर। ठीक हो गया। सीटी। तो ये क्या बना सी टी, इधर हमने क्या कॉमन ले लिया, t को कॉमन ले लिया, गामा टी सी माइनस वी, कुछ कैंसिल हुआ, अभी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। sir तो सी टी डैश इक्वल टू क्या आ गया, गामा टी सी माइनस वी। इसी तरीके से मैंने इस दूसरी इक्वेशन में रखा होगा एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, तो यहाँ क्या बना होगा सी टी इक्वल्स टू गामा, और ब्रैकेट में क्या बना होगा सी टी डैश प्लस वी टी डैश, क्या कॉमन आया होगा इसमें, t dash टी डैश कॉमन आ गया ना।
तो यहाँ पर टी डैश कॉमन आया और ब्रैकेट में क्या बना, सी प्लस बी। यानी इक्वेशन 1 में रख के हमें गामा टी सी माइनस बी मिला, इक्वेशन 2 में रख के सी टी गामा टी डैश सी प्लस बी। अब इक्वेशन 4 और 5 को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इन दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई होती हैं किस तरीके से होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड साइड राइट हैंड राइट साइड हैंड से। से। ये बताना तुम लोग को रूल। यस सर। तो ये क्या बना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगी इक्वेशन। सी स्क्वायर टी टी डैश, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यस सर। इसकी इक्वल्स टू गामा, हाँ गामा स्क्वायर, गुड, गामा स्क्वायर टी टी डैश सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हुआ, यस सर। टी डैश टी टी डैश डैश तो यहाँ से गामा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, सी स्क्वायर अपन में अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन ले लो। सी स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, यस सर। ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर। स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। कितना बन गया, गामा की वैल्यू, इसका मतलब क्या आ गई हमारे पास, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्या ये गामा की वैल्यू 1 आई, नहीं सर। इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो नहीं बनने वाली, नई इक्वेशंस बनेंगी। अभी गामा की वैल्यू जब मैंने कहा रखी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, और जब इसमें गामा की वैल्यू रखी तो क्या हुआ, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। यानी अब जहां भी पोजीशन की बात होगी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। अब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश और एक्स में हमें रिलेशन मिला जो गैलीलियन से अलग था, एक नया फैक्टर आया, कांस्टेंट आया, इसे बोलते हैं लॉरेंज कांस्टेंट या लॉरेंज फैक्टर। यही रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिविटी के लिए, रिलेटिव फैक्ट। क्या इम्पैक्ट है रिलेटिविटी का, जो हम आगे बढ़ेंगे तब तुम देखोगे कितनी जबरदस्त ये थ्योरी है रिलेटिविटी की, ठीक है। पूरा यूनिवर्स समझाने के लिए ये रिलेटिविटी की थ्योरी है। सब कुछ, टाइम स्पेस हर चीज जो हम बात करते हैं उसको एक्सप्लेन करने में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यूज होती है। तो लॉरेंज ने ये इक्वेशन लेकर आया किसके लिए, पोजीशन के लिए। अब उसने हमने एक इक्वेशन और लेकर आए थे किसके लिए, टाइम के लिए। अगर तुम्हें याद हो, एक ये इक्वेशन हम लेकर आए थे, कहाँ गई इक्वेशन नंबर 3, यस सर। इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम रखेंगे गामा की वैल्यू, लेकिन गामा की वैल्यू रखूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना जी। कैलकुलेशन। तो इसको डायरेक्टली ना रख के हमने सीधे 1 माइनस गामा स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ है, इस 1 माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा। कैसे रखेंगे, जो हमारे गामा की वैल्यू आई है इसी से ये कैलकुलेट हो जाएगी। देखो 1 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर एक बार इक्वेशन 7 आने के बाद बता दो क्या करा आपने। इक्वेशन 7, ये तो आ गई इक्वेशन 7 आ गई आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजीशन, समझ में आया। अब सर। हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन अब हमें टाइम के लिए लेकर आनी है, किसके लिए लेकर आनी है, टाइम के लिए। अब टाइम के लिए एक इक्वेशन हमने लेकर आए थे, मैंने कहा था ना सजा के रख देंगे अभी हम इसे, ये वो इक्वेशन है 3। अब ओके यहाँ सर। पर हम गामा की वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे, अब हम गामा की वैल्यू इधर पूरा रख दो ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि गामा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेकर आएंगे किसकी, 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू। इस इक्वेशन से ही क्या लेकर आएंगे हम, 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। कैसे आएगी देखो, ये रहा देखो, गामा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यही था ना। सर यही था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमने क्या हो गया, 1 अपॉन गामा स्क्वायर इधर आ गया इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करा हमने, 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया,
वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये तो होगा ना। देखो ये समझ में आ रहा है क्या चीज है यहाँ पर क्या हो गया, 1/गामा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर फ्रैक्शन में 1 लिख दिया तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। 1/गामा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जी सर। तो यहाँ से वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या हुआ होगा, यानी मैं इसको इधर ले गया तो इसे कहाँ लेकर आया हूँ इधर, तो ये बन गया 1 माइनस 1/गामा स्क्वायर। तो 1/गामा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। अब कितनी है, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखी थी ना अभी हमने कि गामा यस टी सर। माइनस गामा एक्स ओवर वी, ब्रैकेट में था 1 माइनस 1/गामा स्क्वायर। मैंने कहा अगर गामा स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या ले आए, 1 माइनस 1/गामा स्क्वायर, वो कितनी रख दी मैंने, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। बस हो गया काम आसान। तो यहाँ से वी से एक वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और गामा को हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो जैसे हमने गामा को कॉमन लिया तो टी डैश इक्वल टू क्या बचा होगा ब्रैकेट में बेटे, टी माइनस ऊपर बच रहा होगा एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, यही बचा, टी जी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। और यहाँ से फिर क्या करा हमने, गामा की वैल्यू कितनी रखी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना टी डैश, ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम। यानी जो t इक्वल्स टू टी डैश आता था कहाँ, गैलीलियन में, अब वो t इक्वल्स टू टी डैश नहीं है। इसका मतलब एक फ्रेम में जो टाइम आपका इक्वेशन थी टाइम के लिए, दूसरे फ्रेम में टाइम के लिए वो इक्वेशन हमारी नहीं है। तो इसे बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम। और सिंस हमने केवल वन डायमेंशन की बात करी तो y डैश इक्वल्स टू y और z डैश इक्वल्स टू क्या रहा होगा, z। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बनी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इन इक्वेशंस को, ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन बनी थी कौन सी, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये थी इक्वेशन 7। इसके बाद फिर हम टाइम के लिए लेकर आए, ये इक्वेशन क्या बनी, 8। इसको बोला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन, और 8 को बोला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम। ये गैलीलियन कह रहा हूँ, लॉरेंज, ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम। y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z। अगर ये पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा होता फिर क्या होता भाई, अभी तो x एक्सिस का सर एट्थ इक्वेशन को लॉरेंस इक्वेशन फॉर टाइम बोला है। 8th इक्वेशन। ओके सर। बाकी जो ओवरऑल 7, 8, 9, 10 इक्वेशन है ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कंबाइंडली इन्हें क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर 3D में होता फिर y और z के लिए भी ऐसी इक्वेशन आती जो किसके लिए आई है, x के लिए, और v का कंपोनेंट क्या हो जाता है, vx, यहाँ हो जाता vy, और z में क्या हो जाता है, vz। तो तब क्या होती थी कंडीशन, y डैश इक्वल, अगर 3D में होता तो y डैश इक्वल टू क्या होता, y माइनस वी वाई टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3D में आ जाता है तो कहते हो भाई y डैश की वैल्यू कैसे लिखें, z डैश की, कुछ नहीं, यही लिखना है बस। अब v का कंपोनेंट आ जाएगा vx, नीचे आ जाएगा vy, और इसमें क्या आ जाएगा vz, और टाइम के लिए एज इट इज रहेगी। तो इसका मतलब अब जो हमें याद रखनी है बेटे, एक तो ये टी डैश की वैल्यू याद रखनी है क्या होती है, क्योंकि अब सारा रिलेटिविटी में इसी का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। और x क्या होता है, x डैश माइनस वी टी डैश ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस और पोजीशन, एंड 8th इज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर आपका क्या चीज, टाइम, ठीक है। और कंबाइंडली 7, 8, 9, 10 को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक हो गया बच्चों। जी तो भैया ये तुमने लॉरेंस फोर्स पढ़े हुए हैं, यस सर पढ़ा। यस सर। ज्यादा है Yes, sir. क्रॉस Yes, इलेक्ट्रिक एंड भी था मैग्नेटिक ना? फील्ड। इलेक्ट्रिक हाँ मैग्नेटिक ये दोनों वही से एक साथ लॉरेंस है cover। भैया,
ठीक है, और किस लेवल तक का इंटेलिजेंट है तुम यहाँ से देख सकते हो। और Yes, आइंस्टाइन sir. को देखो, हमने पहली थ्योरी जो पढ़ी थी लेजर की, आइंस्टाइन ने लेजर की जो थ्योरी दी थी वो भी एक अपने अपने, क्योंकि आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट में से था जो काम करता था आपका अकेले, ग्रुप में काम नहीं करता था। उसने देखो रिलेटिविटी की बात करी, जो बिल्कुल एक अलग फील्ड है लेजर से। एक वो था क्वांटम फिजिक्स, ये है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तो दोनों ही तरफ आपका आइंस्टाइन का बहुत जबरदस्त आपका एक इम्पैक्ट रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जी बताओ सर। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? और ये जो इक्वेशन है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जब तक तुम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप बताता चला गया हूँ, लेकिन जब तुम खुद करने बैठोगे तो तुम्हें काफी बड़ी इक्वेशन से मिलने वाली है। ठीक तो है, नहीं, जैसे जैसे आपने ये बताया शुरू, ना वैसे वैसे नोट करता चला गया मैं। हाँ जिसने नोट कर लिया उसको बहुत फायदा रहा होगा, कुछ स्टेप्स दिमाग में बैठ गए होंगे। एक बार और जब रिवाइज करोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जो की पॉइंट है मैंने कहा जो याद रखना है, एक तो ये जो इक्वेशन 3 आई है यहाँ पर कॉमन लेने में बच्चा बहुत गड़बड़ करता है। तो इस स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में रख लो कि हमें गामा एक्स ओवर वी को कॉमन लेना है। दूसरा, ये जो गामा की वैल्यू है, ठीक है, ये गामा की वैल्यू जो हम रख के लाए हैं, ये हमें 1 - गामा स्क्वायर की वैल्यू रखनी होती है इक्वेशन नंबर 2 में टाइम के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, ये भी हमने देखा हुआ है, वो क्या करता है, गामा की वैल्यू रखना शुरू करता है। भाई जैसे ही उन्होंने गामा की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन इतना टिपिकल हो गया और कभी आंसर आना ही नहीं जो डिजायर्ड इक्वेशन है। तो ये याद रखना, 1 - 1 अपन गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, v² / c²। और वो कहाँ से आएगी, जो हमने आगे फर्दर स्टेप किए हुए हैं। तो यहाँ तक का काम सभी के समझ में आया बच्चों? देखो जो जी सर। रिलेटिविटी है, जैसे हम बात करते हैं ना यूनिवर्स की, है ना, यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि हम एक बहुत जबरदस्त लेवल पे एक बैलेंसिंग पोजीशन पे अर्थ है। हम जिस डिस्टेंस पे सन से हैं अभी, अगर वो डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए ना किसी भी तरीके से, तो जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो अर्थ पे खत्म हो जाएगा, ह्यूमंस का तो स्पेशली। क्योंकि टेम्परेचर में 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस ही अर्थ में बहुत ज़बरदस्त लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर सन से अगर हम इससे ज़्यादा या कम दूर होंगे, और मैंने तुम्हें बताया कि अर्थ कितनी तेज स्पीड से ट्रैवल करती है, सो अभी बताया था ना, सुबह ही बताया था आई थिंक, कि हम 1 घंटे के अंदर विद इन आवर वी जस्ट ट्रैवल मोर देन 1 लाख किलोमीटर। तो इसका मतलब सुबह से अभी तक हम यूनिवर्स में मोर देन 8 या 9 लाख किलोमीटर तक चल चुके होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो सन है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसको बोलते हैं मिल्की वेव। ठीक है, तो जो मिल्की वेव हमारी गैलेक्सी है, इसमें जो हमारी सन की पोजीशन है वो सबसे आखिरी की तरफ है। ठीक है, लास्ट में स्पाइरल शेप्ड हमारी गैलेक्सी है। तो कुछ इस तरीके का स्पाइरल शेप की गैलेक्सी होती है। ठीक है, तो ये स्पाइरल शेप की गैलेक्सी में जो हमारा सन है, ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे है ना, यहाँ पर अगर ये इससे ज़्यादा अंदर नज़दीक हो तो यहाँ डेंसिटी ऑफ स्टार्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और जब हम अर्थ के, जब ये अपनी गैलेक्सी के हम जब सेंटर में जाते हैं, तो यह एक बहुत मैसिव ब्लैक होल है। ये इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इस ब्लैक होल को ही अगर हम क्रॉस करना चाहें तो हमें कई साल चाहिए लाइट की स्पीड से चलने के लिए। अभी जो इस साल का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनमें एक साइंटिस्ट जो है, उन्हें इसी जो ये मैसिव ब्लैक होल जो है, मैसिव सेंटर ऑफ गैलेक्सी, इसके लिए मिला हुआ है। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज करी है। तो ब्लैक होल की थ्योरी भी कहाँ से आई है, आइंस्टाइन की ही थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। तो कहाँ से, कहीं ना कहीं रिलेटिविटी से सारे कॉन्सेप्ट क्या आपके मिले हुए हैं। तो अगर हम ये सन की भी पोजीशन की बात करें, ये बिल्कुल इतनी परफेक्टली यहाँ पर है कि अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से अंदर की तरफ होता या बाहर की तरफ, उस केस में भी अर्थ में आपका जो हम कहते हैं लाइफ है वो होनी बड़ी वो मतलब बहुत मुश्किल था, पॉसिबल नहीं थी। अभी फिलहाल बात तो होती है एलियंस की, फिलहाल कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एलियंस होता है या नहीं होते, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी सर अभी हमेशा होती मोनोलिथ है। भी तो फाइंड हो रहा है अलग अलग जगह वर्ल्ड में। क्या कह रहा बेटे? सर मोनोलिथ, मोनोलिथ क्या है? आपने नहीं सुना वो अलग अलग कंट्रीज में उनकी उसमें मोनोलिथ वगैरह फाइंड हो रहा है, वो कह रहे हैं एलियंस रखे गए हैं। मार्वल देख के आया आज। तो वो तो देखो सर वो, रेडियो सिग्नल्स भी तो आ रहे हैं।
वो थ्योरीज हैं, उसके ऊपर अब कह नहीं सकते ना जब तक एविडेंस ना हो। कोई अब मिल गया सर मेरे को। यूनिवर्स में रेडियो सिग्नल्स भी तो मिल रहे हैं कि रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं। अब जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है बच्चों। चलो पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ, उसके बाद फिर आगे का ये डिस्कशन करेंगे। एक मिनट जरा, किसी को भी क्वेश्चन है बच्चों, पहले मुझे बताओ यहाँ पर, किसी का कोई डाउट? देखो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? मैं दोबारा तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जब भी हमारा डाउट क्लास रहेगी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं मैं 10 बार पढ़ा दूँ कोई फायदा होना नहीं उससे, जब तक तुम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये पूरी मैथमेटिक्स और की पॉइंट्स क्या है, फिजिक्स कहाँ यूज हो रही है, मैंने तुम्हें पूरी बताई है। ठीक है, तो उसे आप ध्यान में रख के करोगे। अच्छा चलो आगे देखते हैं। ये जो इक्वेशन आई थी क्या है हमारी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कुछ और आगे स्लाइड्स हैं मुझे अब दिखाई दी। अगर मैं कहूँ कि जो v है बहुत कम है ना, मैंने कहा कि अर्थ की स्पीड कितनी है, 10⁻³ यानी 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? और जबकि जो c की स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸, बहुत कम है ना। यस सर। तो अगर मैं अर्थ की स्पीड भी लूँ जो एक्चुअल में बहुत हाई है हमारे रिस्पेक्ट में, लेकिन वो लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो v2 < क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो जो v2 < c है, तो यानी v/c 1 से छोटा होगा, तो v²c² तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जी सर। तो ये वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, इधर भी देखो, ये वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, केवल 1 बचेगा ना। तो x' क्या बन जाएगा, x-vt। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन। यस सर। लो वेलोसिटीज में आपके जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैलीलियन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर टाइम वाले पे भी हम देखें, तो टाइम वाले पे भी इसको रख दो आप, t-v², कितना आ गया, 1 आ गया। तो t-xv/c²। अब c² बहुत बड़ा है v के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड टर्म भी क्या हो जाती है, लगभग लगभग 0। तो t' में क्या मिल जाता है, t। ठीक है, इसलिए जो लो वेलोसिटीज होती हैं वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी जो गैलीलियन इक्वेशन है क्लासिकल में तो ट्रू है, लेकिन जब हाई स्पीड की बात करते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, वहां पर ये क्या हो जाता है आपका, इनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, देखो जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी वो ये थी, डायरेक्ट, इनको बोलते हैं डायरेक्ट या आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर मैं एक्स आपका प्राइम को एक्स से रिप्लेस कर दूं, और एक्स को किससे रिप्लेस करूं, एक्स प्राइम से। ठीक है, यानी प्राइम को नॉन प्राइम, और v को किससे रिप्लेस कर दो, -v से। तो जो इक्वेशन बनती है कौन सी बनती है, इनवर्स लॉरेंज। अब देखो इनवर्स कैसी बनेगी इसकी, x' को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, x से। ठीक हो गया, यहाँ पर चलो दोबारा देखते हैं। x इनवर्स के लिए मैंने क्या कहा था, प्राइम को नॉन प्राइम से, यानी x' को मैंने x से कर दिया, यानी प्राइम को मैं नॉन प्राइम से कर दिया, और नॉन प्राइम को प्राइम से कर देंगे, ये हो जाएगा x'। v को मैंने कहा था -v से, तो ये क्या हो जाएगा, +v। और t को किससे रिप्लेस कर देंगे, t' है। तो ये हमारी क्या बन गई, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इनवर्स फॉर्म। ठीक है, यस सर। अब मुझसे भी लेके आ सकते हो जो डेरिवेशन हमने करा था, है ना। हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में रखी थी, 2 से 1 में रख दूंगा तो फिर ये इक्वेशन हमें मिलेंगे। और एक ये बार तो और था। बताना है। हमने क्या करा, जो भी प्राइम होगा उसे नॉन प्राइम से चेंज कर देंगे, यानी x' को किससे कर देंगे, x से। ठीक, और जो भी नॉन प्राइम है उसे प्राइम से कर देंगे, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x' से, और t किससे रिप्लेस हो जाएगा, t' से। और v को किससे रिप्लेस कर देते हैं, -v से। ठीक है, तो x' + vt', यही तो पढ़ा था ना हमने। अगर हम गैलीलियन की बात करें तो क्या था, x = x' + vt' थी, यही तो इक्वेशन थी। यस ठीक है, सर। तो y = और इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन में भी ये होगा। ठीक है, t-xv/c² है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, t' की जगह t आ गया, और t की जगह t' आ गया, -x'(v). अब v था तो माइनस करा होगा मैंने, तो ये क्या होगा, प्लस।
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है इन इक्वेशंस का डेरिवेशन। ये तुम्हें करना है, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तुम लोग आराम से कर लोगे। ठीक हो जी गया सर। बच्चों? यस सर। तो यहाँ तक का काम तुम लोगों ने करना है, और अच्छे से पढ़ो इन सब चीज़ों को। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है ये इसी लेवल पे आगे बढ़ना है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझ में आ गई तो चैप्टर बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करी, इसमें कंफ्यूज रहे, तो आगे आने वाले चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो तुम्हें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद रखनी है। आज के जो दो टॉपिक्स हैं इन्हें तुम्हें जरूर पढ़ना है। ठीक हो गया बच्चों? यस यस सर। सर। तो अब मैं तुम्हें अब क्विज असाइन करूंगा यहाँ से। ठीक, आज का जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसके क्विजेस को तुमने करना है, और अटेंडेंस भी मैं इसके बाद लेता रहूँगा। तो तुम लोग क्विज में पहुँचो, अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुँचो अभी।